हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं आपके साथ सीटेट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाली हूँ और उस एग्ज़ाम को किस तरीके से आपको टारगेट करना है, ठीक है ना। क्या क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, क्या उसमें सिलेबस आने वाला है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो सीटेट की सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितना, 150। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर की मैं बात करूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हमारे एग्जाम 150 मार्क्स के होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 आपका टोटल पूरा मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट रहने वाली है। इट मीन्स 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, जो कि हमारा 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास समय है और समय बहुत है, ठीक है ना। एग्जाम आराम से 2.5 घंटे के अंदर बच्चा कर सकता है परफॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एग्जाम विच इज़ ऑफलाइन, OMR शीट पे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन सिस्टम लेके आया गया, लेकिन अब दोबारा से इसको ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। नो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, इट मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 का आपका टोटल एग्जामिनेशन रहने वाला है, उसमें 150 क्वेश्चन रहने वाले, 150 मिनट्स आपके पास है। तो एग्जाम में कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना, आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो। और इसमें 150 आउट ऑफ 140 प्लस बहुत बच्चों के आते हैं, ठीक है ना। तो आप टारगेट करो, क्योंकि अगर मैं बात करूं कैटेगरी के हिसाब से, जनरल में 90 मार्क्स आप क्वालिफाइंग करने के लिए, ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन जब प्रिपेयर करोगे बेटा आगे, फिर आपको क्या करना है, फर्दर आपको एग्जामिनेशन देने हैं, बोर्ड के DSSS भी हो गया, KVS होगा। तो ऑफकोर्स आप प्रिपरेशन अपनी पहले से ही अच्छी करके लेके चलो। तो सिर्फ 90 पे मत अटको, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा गेन कर सकते हो, ये बहुत अच्छा चांस आपके पास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें ही आपकी रिलेट होती है आगे जो एग्जामिनेशन आप दोगे, ठीक है ना। इसके आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 मैं आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट बता देती हूँ कि क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है। मैं पहले पेपर 1 की बात करूंगी। इसमें अगर हम बात करें CDP, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले, 30 मार्क्स का वो एग्जाम आपका आने वाला है, ठीक है। उसके अंदर पेपर 1 के अंदर एक आता है आपका EVS एनवायरमेंटल साइंस, वो भी 30 मार्क्स की आने वाली है, 30 क्वेश्चन। मैथ्स भी आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, 30 क्वेश्चन। एंड लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज फर्स्ट चूज करोगे, लैंग्वेज सेकंड चूज करोगे, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। वो भी दोनों 30 मार्क्स के रहने वाले। टोटल आपका 150 का पूरा एग्जामिनेशन रहने वाला। ये है पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं। वहीं पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी CDP। अच्छा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में CDP का जो सिलेबस है वो सेम है और सेम ही सिलेबस आता है, और दोनों में ही जो वेटेज है वो भी 30 मार्क्स है, ठीक है। थोड़ा सा सिनेरियो जो चेंज होता है पेपर सेकंड का, वो यहाँ होता है कि जो अगर आप साइंस एंड मैथ्स लेते हैं या SST लेते हैं तो आपका 60 मार्क्स का ये आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड यहाँ भी उसी की तरह है, पेपर फर्स्ट की तरह, वो भी दोनों 30 मार्क्स की है। यहाँ पर भी जो टोटल होता है वो 150 मार्क्स का आपका पेपर बैठता है, ठीक है। अब देखो CDP तो हम एक CDP मतलब सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों के लिए सेम पढ़नी है। यहां नहीं, EVS मैथ्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, इसमें हाफ हाफ क्वेश्चन, इट मींस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपका जो कंटेंट आएगा वो इनके कॉन्सेप्चुअल आएगा। जैसे कि EVS के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, लैंग्वेज के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ग्रामेटिकल ग्रामर के बेसिक ग्रामर जो होती है उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा 15 मार्क्स एवरी सब्जेक्ट क्या होगा, हाफ पोर्शन आपका आएगा पेडागोजी का। सब्जेक्ट पेडागोजी आप जो पढ़ते हो, ठीक है, जो आपको बताता है कि आपको पढ़ाना कैसे, इट मींस कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अलग अलग अप्रोच तो फिर भी आप कह सकते हो कि इनोवेटिव अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर यूज होने वाली स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक एंड टूल अलग अलग होंगे, ठीक है ना। असेसमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, तो वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपका आधे आधे मतलब हाफ हाफ पोर्शन, इसमें से 15 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ है अगर मैं साइंस एंड मैथ्स की बात करूं और उसके अलावा SST, इट मीन्स यहाँ तो बेटा आप, चलो पहले मैं ये बता दूं कि यहां पढ़ना कहां से है बेटा, जो NCERT बुक्स हैं, ठीक है,
एनसीईआरटी प्राइमरी की 1st to 5th सारे सब्जेक्ट, क्योंकि आपके लैंग्वेज भी, मैथ्स भी एंड ईवीएस यही बुक्स होती हैं उनकी, वो सारी एटलीस्ट आपको पढ़ लेनी है खुद से, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, सीबीएसई एग्जामिनेशन बनाता है, और सीबीएसई एग्जामिनेशन बनाता है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस कैसे कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी बुक से आते हैं। एनसीईआरटी से कैसे आएंगे, देखो जब आप सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें क्या है, कोई भी टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या तरीका होगा, क्या क्या एक्टिविटीज आप करा सकते हो, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बहुत अच्छे से सारी चीजें डिटेल है। उसके बाद उन्होंने हर एक चैप्टर में या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसके नीचे टीचर के लिए एक नोट देते हैं कि ये वाली एक्टिविटी आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर इसमें ये चीजें स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ये तरीके से पढ़ा सकते हो। तो आधी पेडागोजी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी कि किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से एज अ टीचर आपको डील करना है। तो इसलिए मैंने कहा, और कंटेंट की भी नॉलेज आपको हो जाएगी कि प्राइमरी में कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि ईवीएस है, इसमें कौन कौन सी थीम आपको कवर करानी होती है, मैथ्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको कराने हैं, तो वो सारी चीजें आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बेटा मस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे और क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, अब आ जाओ पेपर सेकंड, 30 मार्क्स सीडीपी आपकी एज यूजुअल, जैसे कि पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में जो पोर्शन आता है साइंस मैथ्स, अगर आपने साइंस एंड मैथ्स चूज किया है या फिर आपने एसएसटी चूज किया है, ठीक है, ये 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 40 + 20 का रेशियो रहने वाला है। 40 आपका सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाएगी, सब्जेक्टिव मतलब कंटेंट की नॉलेज पूछी जाएगी, रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स की आपकी अगेन पेडागोजी आएगी। ठीक है, कि आपको पढ़ाना कैसे है। अच्छा, इसके इस 40 मार्क्स के लिए बेटा आप क्या करो, आप एनसीईआरटी 6 to 8 एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कंटेंट उसके अंदर है, वो सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की पेडागोजी, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाना है। अगेन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, दोनों लैंग्वेज में 15 मार्क्स का क्या आएगा आपका, अनसीन पैसेज होंगे, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, उसके अलावा 15 मार्क्स की अगेन आपकी पेडागोजी होगी, यहां पर भी सब्जेक्ट पेडागोजी की लैंग्वेज आपको पढ़ानी कैसे। ये पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिनेरियो रहने वाला है। आपको जानकारी होगी तभी आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और सीटेट ने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर रखा है कि आप बस क्या करें, सिलेबस उन्होंने बता रखा है, कौन सी यूनिट, कौन सा सेक्शन आपका कितने मार्क्स का आएगा, सब कुछ डिटेल वे में बता रखा है। तो इस एग्जाम को अप्रोच करना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ो। तीसरी चीज अगर मैं बताऊं तो फोकस किन सब चीजों पे करना है, देखो ध्यान क्या रखना है, फोकस करना है आपको सिर्फ सिलेबस पे। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी पूरे डिटेल सिलेबस की। ठीक है, जिसमें मैं सीडीपी का पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फोकस सिर्फ उससे करना है। और जब भी किसी एग्जाम में, सीटेट की बात नहीं कर रही, जब भी किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका जो सिलेबस है आपके पास हार्ड कॉपी, इट मींस आपके पास या तो रिटन फॉर्म में या हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आपका फोकस सिर्फ सिलेबस पे रहे कि आपको ये आपका कंटेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और आप उसी को फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, एग्जाम में ये भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके सामने सिलेबस होगा हर दिन जब भी बैठो पढ़ने के लिए, और अपना एक बार चेक कर लो कि मैं किस टॉपिक पे पहुंच गया हूं। ठीक है, कौन सा टॉपिक मुझे नेक्स्ट करना है, क्या मैं सिलेबस के दायरे के अंदर हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस PYQs, देखो बेटा क्वेश्चन आप कंटेंट आप पढ़ लोगे, आप उसको याद भी कर लोगे, समझ भी लोगे। ठीक है, लेकिन उसको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आपको किस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ये सब चीजें कहां से आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस कहां से करते हो, PYQs में, क्योंकि PYQs आपको बताता है कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आप PYQs करोगे साथ के साथ, पढ़ने के साथ साथ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ लिया है वो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, क्या मैं उसको अप्लाई भी कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आपको PYQ सबसे पहले, उसके साथ साथ आपको PYQ कम से कम 3 से 4 साल के उठाने हैं, और कम से कम 2 या 3 बार आपको वो प्रैक्टिस कर जाने हैं। ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत बार होता है कि पूरा सिलेबस नहीं हुआ, कंटेंट सारा कवर नहीं हुआ, एक बार कर लिया उसके बाद दोबारा करो, एक बार तीसरी बार और करो, कि कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि हर बार जब आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट को लेकर भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो फिर वो चेक करना है कि कितना मैंने ग्रो किया है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक जो नई चीज ऐड ऑन हो रही है कि मैं एक नया पैटर्न अगर हम कहें, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस इसमें ऐड हो रहे हैं। वो भी कोई बड़ी डील नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो असर्शन एंड रीजनिंग कोई क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही है, पूछे इस तरीके से गए हैं कि असर्शन दिया जाता है, उसके नीचे रीजनिंग कि कौन सा उसको फॉलो करता है, कौन सा उसको फॉलो नहीं करता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता ही चल जाएगा को कौन सा उसमें फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ा डील नहीं है, ठीक है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीटेट कि आपको प्रिपेयर, ये रोड मैप हो गया कि आपको करना कैसे है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं डिटेल सीडीपी का सिलेबस बताऊंगी, जो कि कॉमन होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए वही कंटेंट आने वाला, कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, वो सारा मैं डिटेल आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट करके वो क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, तो सो दैट मेरे को आगे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस बच्चों के है, कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।